It's very important from paper perspective question को attempt करने के लिए. But before starting our session, let me give you my introduction. My name is Momina Moin, and I have been teaching public administration and governance in public policy since more than 2.5 years now. And इस सारे time duration में जब मैंने CSS aspirants को पढ़ाना शुरू किया, ये दोनों subjects, the only thing which I think worries the students the most is कि पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है. बिकॉज व्हेन ड्यूरिंग द लेक्चर जब आप चीज़ें समझ रहे होते हैं, जब आप चीज़ें सुन रहे होते हैं, तो इतना कोई जो है मुश्किल कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होती, कोई इतनी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं जो कि आपको समझने में प्रॉब्लम हो. So during that time, you are grasping the concepts. Most of you who are in, already जिनकी हैबिट होती है of good book reading and जिनके कुछ educational backgrounds भी आपके optionals के साथ जो है वो overlap करते हैं, those students, they already have some know-how about the subject, about the content of the subject, about the subject matter जो है उनको उस चीज का आइडिया होता है. तो कॉन्सेप्ट्स को समझना, कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज करना, ये सब चीजें तो स्टूडेंट्स कर लेते हैं. दैट्स नॉट अ वेरी बिग ऑफ अ डील. व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज हाउ टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस. आपको जो, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपको पेपर में क्वेश्चन आता है दैट इज नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. वो आपसे कोई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछता. जो एग्जामिनर है वो थोड़ा सा आपसे ट्विस्टेड स्टेटमेंट्स जो हैं वो पूछता है. तो उसके अंदर ऑब्वियसली आपको एक जो है ना उसको एग्जामिनर को ये बताना होता है, आपने उसको ये मैसेज देना होता है कि यस यू नो अबाउट दिस सब्जेक्ट, यू हैव द इनसाइट अबाउट दिस सब्जेक्ट. ठीक है जी. उसके लिए अटेम्प्टिंग टेक्निक पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आज हम अपने इस सेशन में डिस्कस करेंगे. सो लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू एंड देन वी विल स्टार्ट आवर discussion about how to attempt your paper, how to attempt your questions. So let's get started. So this session is about public administration. ठीक है जी. public administration की जो paper attempting techniques हैं, जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपकी सारी जो है ना कि आपने किस तरह से अपने नॉलेज को इम्प्रोवाइज करना है, कैसे आपने जो चीज़ें समझी हुई हैं, जो चीज़ें आपको आती हैं, उनको आपने किस तरह से अपने पेपर में इनकॉर्पोरेट करना है. ठीक है जी. सो लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग वेरी जनरल. ठीक है जी. जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आज हम जाएंगे. पहले हम जनरली देखेंगे कि पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें आपको पता होना जरूरी है. उसके बाद हम देखेंगे कि आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको पेपर स्पेसिफिक होकर जवाब देना है. राइट. यू हैव टू मेक श्योर, अगर आप करंट अफेयर्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपने उसको करंट अफेयर्स के पेपर की तरह अटेम्प्ट करना है. अगर आपको सेम क्वेश्चन आईआर के पेपर में आ रहा है तो आपने उसको उसके ऊपर अपने आईआर की थेरीज अप्लाई करनी है, आईआर के पेपर की तरह उसका जो है अटेम्प्ट करना है. सेम क्वेश्चन अगर आपको पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में आ जाता है तो उसको आपने पाकिस्तान अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में आंसर करना होता है. एंड ये भी पॉसिबल है कि आपको मिलता जुलता क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर में भी आ जाए. काफी ऐसी चीजें होती हैं पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में जो ओवरलैप करी होती हैं आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर के साथ. सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको कोई ऐसा सेम नेचर का क्वेश्चन, कोई जेनेरिक नेचर का क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर में भी आ जाए. सो हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस चीज पर आज हमारा फोकस होगा. सो फर्स्ट लेट्स सी सम बेसिक थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल पेपर्स, चाहे वो आपका कोई भी पेपर है जी. उसमें आ जाती है आपकी टाइम मैनेजमेंट और आपकी प्रेजेंटेशन.
टाइम मैनेजमेंट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, इफ यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड योर क्वेश्चंस बिफोर हैंड, आपने अगर अपने आप को वो टाइम स्लॉट अलॉट करके आपने अगर पेपर को अटेम्प्ट नहीं किया, देन यू आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट इट इफेक्टिवली इन योर CSS एग्जाम। ठीक है जी, कोई भी आपका एग्जाम है, CSS PMS, आप उसको उस तरह से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। सो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को टाइम दें, अपना टाइम जो है उसको मैनेज करें कि अच्छा, अगर आपने इस सवाल को 30 मिनट देने हैं तो आप उस सवाल को फिर 30 मिनट में अटेम्प्ट करें। ठीक है जी। सेकेंड चीज, आपने अपने क्वेश्चंस को टाइम अलॉट करना है। ठीक है जी, यू हैव टू डू टाइम अलॉटमेंट। सही है जी, आपने अपना टाइम स्लॉट जो है उसको आपने फिक्स करना है कि ठीक है, आपके पास 4 सवाल हैं। सही है, यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस इन अ पेपर। यू हैव टू मैनेज ऑल दोज 4 क्वेश्चंस इक्वली। अगर आप ऐसा करते हैं ना, जो कि एक बहुत बुरा इंप्रेशन होता है एग्जामिनर पे, this is a very general practice and this is a very common blunder carried out by students usually, not just in CSS but all sort of exams। वो क्या होता है, जो क्वेश्चन हमें सबसे अच्छा आता है हम उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं, राइट। सो इससे क्या होता है, हम उस क्वेश्चन को मैक्सिमम टाइम दे देते हैं, उस क्वेश्चन के ऊपर आप बहुत मेहनत कर लेते हैं, एंड देन व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू कम टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका टाइम भी कम हो जाता है और आपका जो कंटेंट है वो भी कम हो जाता है। सेम हैपेंस विद द थर्ड क्वेश्चन। एंड जो आपका आखिरी क्वेश्चन होता है, यूजुअली हमें जो क्वेश्चन नहीं आता होता हम उसको एंड के लिए रखते हैं। सो उसमें आप 1-2 पेजेस पर अपना जो भी आपको बेसिक चीजें पता है किसी भी चीज के बारे में, जो भी आपको XYZ क्वेश्चन आया, यू जस्ट राइट दोज थिंग्स एंड दैट्स दैट। That is not the right approach to attempt any of your paper. If you want to get a good score, you have to make sure कि आप अपने सारे questions को equal attention दे रहे हैं, right? That is very important. फिर आप जब अपना टाइम मैनेज करते हैं, अब इसके अंदर आई वुड सजेस्ट कि आप अपने हर क्वेश्चन को 30 मिनट्स दें। 33 मिनट्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर वन क्वेश्चन। और इसके साथ एडिशनल टाइम आपने रखना है फॉर योर ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है जी, आपने ये देखना है कि आप किस तरह से एक क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल यू हैव रेड अ स्टेटमेंट, आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी, अब आपने उसकी मेंटल मैपिंग करनी है। यू हैव टू मेक अ रोड मैप कि ओके, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस क्वेश्चन एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट इट। चाहे तो आप अपनी जो आपने जो अपना मेंटल मैप बनाया है, जो आपने एक अपनी रफ आउटलाइन अपने दिमाग में बनाई है, यू कैन ऑलवेज पुट इट डाउन ऑन पेपर एज वेल, बट नॉट इन योर क्वेश्चन। ओके, कीप इट फॉर योर रफ वर्क। जैसे मैथ्स के पेपर में हमारे पास होता था ना, हम बचपन में हमें एक स्कूल में एक सेक्शन दिया जाता था फॉर योर रफ वर्क। सिमिलरली keep your outlines, your mental mapping, your road map, ये सारा कुछ आप अपने रफ वर्क के लिए रखें ताकि you know how to go about a question। ठीक है जी। once you're done with your brainstorming, आपने अपने दिमाग में एक पिक्चर बना ली कि ओके, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज हाउ एम आई गोइंग टू आंसर इट। फिर आपके लिए उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना इजी हो जाता है। समटाइम्स क्या होता है, स्टूडेंट्स रीड द क्वेश्चन, 1-2 टर्म्स आपको फेमिलियर लगती है, आपको लगता है कि ओके यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, बट देन व्हाट हैपेंस इज वंस यू आर इन द मिडल ऑफ द क्वेश्चन यू गेट टू नो कि ओहो, मुझे तो नहीं आता था, मुझे तो ये चीज सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में पता थी, इस कॉन्टेक्स्ट में तो पता ही नहीं थी। So what you have to do is do your brainstorming। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपका एक सवाल पे 35-37 मिनट्स आपके कंज्यूम हो जाएंगे, एंड दैट इज अ सफिशिएंट टाइम टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, क्योंकि आपने एंड पर अपने पेपर को 5 से 10 मिनट प्रूफ रीडिंग के लिए भी देने हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
आपको अपनी ही मिस्टेक्स नजर आती हैं जो कि आप जल्दी में जब लिख रहे होते हैं तब उस वक्त आपको समझ नहीं आ रही होती, ठीक है? So these are a few things that you must keep in mind when you are attempting any question. Next चीज है जी आपकी presentation. This is very important. A good presented, a well presented paper is very important in all sort of exams, all sort of examinations. Your presentation should be good. सिर्फ आपने जो है सर से नहीं उतारना अपने पेपर को, आपने उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। उसके लिए यू मस्ट हैव गुड, यू नो, आपके पास अच्छी क्वालिटी के पेन्स होने चाहिए। गुड क्वालिटी आपके पास जो है राइटिंग के लिए, आपके पास जिस चीज के अंदर जिस जिस पेन से आपकी राइटिंग बहुत अच्छी आती हो, मेक श्योर आप वो पेन अपने साथ लेकर जाते हैं, ठीक है जी? देन यू हैव टू मेक श्योर दैट द हेडिंग्स दे आर प्रोमिनेंट, आपने प्रोमिनेंटली उनको हाईलाइट किया है। आपने अगर कोई कोटेशन लिखी है, अगर आपने कोई, लेट्स से आपने जी कोई स्टैट्स मेंशन किए हैं, आपने कोई कोई फिगर्स आपने मेंशन किए हैं, आपने कोई किसी फिलोसोफर को आपने कोट किया है, राइट? आपने किसी की कोई कोटेशन लिखी है, किसी की कोई सेइंग लिखी है, राइट? ऑल ऑफ दैट, कोई रिपोर्ट आप रेफर कर रहे हैं, एनीथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट, उसको आपने अपने आंसर में हाईलाइट करना है, ठीक है जी? अपनी हेडिंग्स के साथ साथ विद इन द कंटेंट जो चीजें आप ऐसी मेंशन कर रहे हैं विच आर इम्पोर्टेंट, विच मस्ट कैच द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर, जिस चीजों पे आप चाहते हैं कि जी एग्जामिनर इस चीज को नोट करे, उसको आपने प्रोमिनेंट करके लिखना है, ठीक है जी? फिर इसके साथ साथ देयर आर सर्टेन टॉपिक्स, देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जहां पर आप उसकी पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहले पढ़ा है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है इस कोर्स का, इसके जो कंटेंट है उसका, टॉपिक्स का, तो यू मस्ट बी फेमिलियर विद टॉपिक्स लाइक मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, यू मस्ट बी फेमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ठीक है जी? जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है उससे आप फेमिलियर होंगे। तो ये चीजें जो हैं आपको इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको मैस्लो पे क्वेश्चन आता है तो डू मेक अ वो जो एक वो उसकी पिक्चर है ना ट्रायंगल की, जिसके अंदर आप नीड हायरार्की थ्योरी को, उसकी एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसकी पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको आप जरूर वहां पर बनाएं, उस फिगर को जरूर आप वहां पर बनाएं। इससे क्या होगा, इससे आपका पेपर जो है वो थोड़ा सा जो है ना स्टैंड आउट करता है। ऑब्वियसली इट्स अ कंपेटिटिव एग्जाम, राइट? इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ पास नहीं होना, आपको अच्छा स्कोर लेना होता है। यू हैव टू मेक श्योर दैट योर पेपर स्टैंड्स आउट फ्रॉम अदर पेपर्स। सो उसके लिए यू विल हैव टू गो आउट ऑफ द वे, आपको थोड़ा सा जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी अपनी प्रेजेंटेशन पर भी, ठीक है जी? आई विल कम टू योर क्वेश्चंस एज वेल। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं जस्ट राइट देम डाउन, आप मुझे उसको चैट में भेज दीजिए। वंस आई एम डन विद माय पॉइंट्स, आई आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है जी? सो this was about the presentation. Your writing should be good, it should be clear, it should be neat. बार बार आप कटिंग मत करें पेपर में प्लीज। अगर कोई चीज गलत हो गई मेक श्योर करें थोड़ा सा, बेशक कि आप बहुत उस वक्त, आई नो स्टूडेंट्स बहुत जल्दी में लिख रहे होते हैं, बट स्टिल ट्राई टू मेक श्योर कि आप बहुत ज्यादा मिस्टेक्स ना करें लिखने में, क्योंकि उससे आपका पेपर जो है बहुत अनटाइडी, बहुत अनऑर्गेनाइज लगता है। सो योर पेपर शुड लुक वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड योर पेपर शुड बी वेरी, आपका पेपर बहुत नीट होना चाहिए। मेक श्योर आप अच्छे मार्कर्स का इस्तेमाल करें, ब्लैक मार्कर्स, ब्लू मार्कर्स, पॉइंटर्स का इस्तेमाल करें। मेक यूज ऑफ ऑल द गुड स्टेशनरी यू हैव एट होम, ठीक है जी? अपने साथ एक वो लेकर जाएं, लाइन ड्रॉ करने के लिए, हेडिंग्स को बेशक अंडरलाइन करने के लिए। बाय द एंड ऑफ द टाइम अगर आपको लगे कि आप हेडिंग को अंडरलाइन कर सकते हैं, यू हैव सफिशिएंट टाइम, डू अंडरलाइन योर हेडिंग्स एज वेल। सो योर पेपर शुड लुक नाइस, दैट इज इम्पोर्टेंट। कंटेंट तो इम्पोर्टेंट होता ही है, बट हाउ योर पेपर लुक्स लाइक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है जी?
फिर आ जाते हैं जी हम कुछ स्पेसिफिक चीजों पर जो कि आपके पब्लिक, ये तो कुछ जनरल चीजें थी ना कि ओके यू शुड मैनेज योर टाइम, यू शुड do your brainstorming before you start your question. You should know how much time you're supposed to allocate to each of your question. If there is something that you want to highlight in your answer, you should use different markers for that. You should use different आप अपनी जो है वो पॉइंटर का इस्तेमाल करें ताकि एग्जामिनर को पता हो कि ओके दिस इज समथिंग दैट आई शुड एक्चुअली रीड while checking your paper. उसको सिर्फ उसने skim through नहीं करना, वहां से उसने चीजों को पढ़ना है. So this is also very important for all sort of papers. But now coming to public administration. Public administration का जो पेपर होता है उसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. ठीक है जी, आई हैव फ्यू एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर पास्ट पेपर्स एज वेल, जिसके अंदर मैं आपको डिफरेंट चीजें जो हैं वो थोड़ी सी एक्सप्लेन करूंगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में, स्पेसिफिकली दैट हाउ यू आर सपोज टू आंसर योर क्वेश्चन. और इसी के अंदर आपका अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट वाला जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा कि आपने अपनी स्टेटमेंट को कैसे अंडरस्टैंड करना होता है. राइट जी. सो लेट्स सी दीज क्वेश्चंस. अब इसके अंदर मैंने कुछ चीजें हाईलाइट की हुई हैं विच मस्ट बी विजिबल टू यू ऑन योर स्क्रीन्स. क्वेश्चन देखते हैं जी. न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हैज बीन हेल्ड एज द डोमिनेंट पैराडाइम फॉर पब्लिक सर्विस इन द लास्ट 2 decades. अब ये जो पार्ट है ना क्वेश्चन का, दिस इज द सेटल्ड फैक्ट. इस पे आपको कुछ नहीं करना. ये उसने आपको, एग्जामिनर ने आपको एक सेटल्ड फैक्ट दे दिया है कि ओके यस दिस हैज बीन हैपनिंग. न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पिछले 2 डेकेड से इंपॉर्टेंट है, डोमिनेंट है. ठीक है जी. अब उसने अगला पार्ट जो है क्वेश्चन का, जो एक्चुअल आपका क्वेश्चन है, उसमें उसने आपसे पूछा है इन योर ओपिनियन. उसने आपसे आपका ओपिनियन मांगा है. दिस इज एन ओपिनियनेटेड क्वेश्चन. ठीक है जी. ओपिनियनेटेड क्वेश्चन में आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है, बट इस तरह से नहीं देना होता कि अच्छा यू थिंक लाइक दिस, आपको ऐसा लगता है. यू हैव टू टेल कि आपको ऐसा क्यों लगता है. why do you think something is इन जो भी आप जिस भी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो भी आपसे सवाल पूछा गया है, अगर उसमें आप अपना कोई स्टांस दे रहे हैं, आप अपना कोई ओपिनियन दे रहे हैं, तो आप अपना ओपिनियन जस्टिफाई कैसे करेंगे, आप अपना ओपिनियन वैलिडेट किस तरह से करेंगे, उसमें फिर आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे. ठीक है जी. सो इसने आपसे क्या पूछा है, इन योर ओपिनियन. बाय द वे ऑल दीज क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हैं, दे आर ऑल फ्रॉम योर रीसेंट पेपर्स. These all questions, they are from 2020 to 2023. 2020 से 2023 तक आपके जो पेपर्स थे उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए वो मैंने यहाँ पर कुछ मेंशन किए हैं. जस्ट some examples for you to understand कि आपने स्टेटमेंट को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है. So in your opinion, how viable is new public management for developing countries, taking into account the distinct and complex environment of public sector organizations in such countries? अब यहाँ पर उसने जो आपसे ओपिनियन मांगा है वो ये मांगा है कि आपको क्या लगता है ये जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है. अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है. इफ यू हैव द कॉन्सेप्ट, इफ यू हैव developed an understanding about the concept of new public management, अगर आपको पता है कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या है, फिर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. क्वेश्चन की जो आपकी बॉडी है जी, उसके अंदर आपने अपना इंट्रोडक्शन देना होता है. ठीक है जी. यू हैव टू गिव एन इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन जो है ना वो आप समझ लीजिए कि आपके आंसर की एक समरी होती है. राइट. वट एवर यू आर टेलिंग इन योर आंसर, जो भी आपने अपना जवाब बताना है, उसमें आपका जो इंट्रोडक्शन है वो आपकी एक समरी होती है. ठीक है. आपका जो एक बड़ा आइडियल
आंसर होता है इट शुड बी समवेयर इन बिटवीन 550 to 650 वर्ड्स, ठीक है जी। अब इसके अंदर जो है आपका आंसर 600 वर्ड्स का भी हो सकता है, आपका आंसर 630 वर्ड्स का भी हो सकता है, सो इट शुड बी समवेयर बिटवीन 550 to 650। उसके अंदर आपका जो इंट्रोडक्शन है इट शुड बी समवेयर बिटवीन 80 to 100 और 150 वर्ड्स, ठीक है जी। बाकी का जो आपका आंसर होना चाहिए 100 वर्ड्स तक अगर आपका इंट्रोडक्शन है, बाकी के आपके आंसर जो है इट शुड बी बेस्ड ऑन द एक्चुअल कंटेंट ऑफ योर आंसर, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, इंट्रोडक्शन आप समझ लीजिए आपके एक पूरे आंसर की समरी है, ठीक है जी। वंस यू हैव गिवन दैट समरी, नाउ कम टू द एक्चुअल कंटेंट, ठीक है जी। उसके अंदर अब फॉर एग्जांपल आपने आई कम टू योर क्वेश्चंस वंस आई एम डन, ठीक है जी। आप अपने क्वेश्चंस टाइप करके यहाँ पर लिख दीजिए। इंट्रोडक्शन में आपने बता दिया जी, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को आपने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया एक आध लाइन में, एक दो लाइंस में, ठीक है। उसके बाद आपने ये एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से आपको लगता है कि जी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है इट इज वायबल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, या अगर आपको लगता है कि इट इज नॉट वायबल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, जो भी आपका स्टांस है आपने इसके अंदर अपना स्टांस जो है वो इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा ब्रीफली अपने एग्जामिनर को आपने एक्सप्लेन कर देना है, ताकि उसको पता हो कि आपका स्टांस क्या है। उसके बाद आ जाएंगी आपका जो आंसर है उसकी मेन बॉडी, ठीक है जी, जिसके अंदर आप फिर हेडिंग्स देंगे, जिसके अंदर आप अपने जो आपका जो कंटेंट है, आपके जो पॉइंट्स हैं, जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनको आप हेडिंग्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उसने आपसे पूछा है कि जी आपको क्या लगता है कितना वायबल है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, तो आप बताएंगे कि जी डेवलपिंग कंट्रीज में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट किस हद तक एप्लीकेबल हो सकती है। उसके अंदर अगर आपने लेट्स से ये स्टांस दिया है कि ये उतनी वायबल नहीं है, तो क्यों नहीं है आप बताएंगे कि देयर आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं, यूजुअली हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनमें इंस्टीट्यूशंस उतने स्ट्रांग नहीं होते। सो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के मॉडल को अप्लाई करने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत जरूरी होता है। सो इफ यू आर लैकिंग स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, इफ यू आर लैकिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, अगर आपके मुल्क में हायरिंग्स जो हैं वो मेरिट पर नहीं होती, इनफैक्ट वो एक जो है ना क्लाइंटलिस्ट सिस्टम है आपके मुल्क का, स्पॉइल सिस्टम जिसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, अगर स्पॉइल सिस्टम एग्जिस्ट करता है जो कि यूजुअली डेवलपिंग कंट्रीज में करता है, तो ये कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं आपकी डेवलपिंग कंट्रीज के, जिनको आप बताएंगे, मेंशन करेंगे और उनको आप आंसर करेंगे विद रेफरेंस टू न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। कि देखिए जी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत जरूरी है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के लिए आपकी जो सोशल फैब्रिक है उसका उसके अंदर जो इनइक्वालिटी होती है, यूजुअली हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा प्रिवेल करती है, सोशल डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। सो दीज थिंग्स हिंडर द परफॉर्मेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन in developing countries, which is why, in my opinion, I don't think that new public management is, very viable in developing countries. अब आ जाते हैं मजीद कुछ इसको जो है ना स्पेसिफिक करते हैं। अभी आपने इसको स्पेसिफिक करके कुछ हेडर्स तो बताए, आप इसको मजीद जस्टिफाई कर सकते हैं अपने डिफरेंट हेडर्स में, आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, ठीक है जी, एग्जाम्पल्स, या आप किसी रिपोर्ट से रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है जी, आप किसी फिलोसोफर को, किसी ऑथर को कोट कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, आप पाकिस्तान की सोशल डिस्पैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में आप कोई रिपोर्ट बता सकते हैं कि ओके जी हमारे मुल्क में पॉवर्टी का ये रेट है या सोशल इनइक्वालिटी इस तरह से एग्जिस्ट करती है,
राइट? ऐसे में आपका पब्लिक सेक्टर जो है उसमें अगर आप न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के मॉडल को अप्लाई करते हैं तो उसके क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू construct your main body and then finally comes your conclusion. कंक्लूजन जो है ना वो एक तरह से आपका इंट्रोडक्शन जो है ना उसी को आप रीफ्रेज करके थोड़ा सा अपना कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन में इफ आई वर इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड दिस क्वेश्चन केम अक्रॉस मी, इसके अंदर मैं जो कंक्लूजन लिखती मैं इस तरह का कंक्लूजन लिखती, एक बैलेंस्ड कंक्लूजन जो है वो किस तरह का होता कि मैं कहती कि ठीक है जी, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का जो मॉडल है वो इन इन वजूहात की वजह से उतना वायबल नहीं होता, नहीं हो पाता, बट जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो बहुत हद तक कोशिश कर रही हैं। दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर स्ट्राइविंग, द इंस्टीट्यूशंस, उसकी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में, नेशन बिल्डिंग में, स्टेट बिल्डिंग में एफर्ट्स जो हैं वो किए जा रहे हैं एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के मॉडल को अप्लाई करने की पूरी कोशिश की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल ओके, पाकिस्तान में हमारा ये सिस्टम, जैसे फॉर इंस्टेंस जी अकाउंटेबिलिटी के लिए लेट्स से वी हैव डेवलप्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, हमारा एक पूरा अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है। ठीक है जी, आप इस तरह से अपने कोई पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की एग्जांपल दे सकते हैं, आप अपने किसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की एग्जांपल दे सकते हैं जिसके अंदर आप इस चीज को जस्टिफाई कर पाएं कि यस डिफिकल्ट है बट चैलेंजिंग है, लेकिन प्रोग्रेस हो रही है, राइट? सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चन जिसके अंदर उसने आपसे आपका ओपिनियन मांगा है। इज दैट क्लियर? आर यू ऑल विद मी? अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगले क्वेश्चन में मैंने दो चीजें हाईलाइट की हैं। एक उसने आपसे पूछा एग्जामिन हाउ करप्शन इन पब्लिक सर्विसेज undermines democracy. Discuss its possible redressal mechanism. Now, it's a very simple question, but जो generic questions होते हैं ना आपके, generic questions का एक बहुत बड़ा problem क्या होता है कि देखने में दे आर लुकिंग वेरी सिंपल टू अटेम्प्ट। ठीक है जी, हमें लग रहा होता है कि ये बहुत सिंपल है, इनको अटेम्प्ट करना बहुत आसान है क्योंकि हमने लेट्स से करंट अफेयर्स में भी ये पढ़ा है, हमने जो है पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में भी ये पढ़ा है। सो इट्स वेरी सिंपल टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, विच इज ट्रू। अब ये बहुत एक जेनेरिक क्वेश्चन है ना कि एग्जामिन हाउ करप्शन इन पब्लिक सर्विसेज अंडरमाइंस डेमोक्रेसी, डिस्कस इट्स पॉसिबल रिड्रेसल मैकेनिज्म, but you have to make it specific. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है आपके जेनेरिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए कि आपने उसको स्पेसिफिक बनाना होता है। आपने एग्जामिनर को ये मैसेज देना होता है कि यस वी नो व्हाट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज। तो ऐसे क्वेश्चंस में फिर आप अपने जो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि आपने ओवर द टाइम उस कोर्स में पढ़े होते हैं, आप उनको अप्लाई करते हैं। मैं उसकी भी आपको भी एक मिसाल दे देती हूँ। अब यहाँ पर वर्ड मैंने जो है हाईलाइट किया है वो है एग्जामिन। ठीक है जी, एंड यहाँ पर मैंने जो वर्ड हाईलाइट किया है दैट इज डिस्कस। मोर और लेस इनका जो एक आप कह लें जिस्ट है वो सेम है। एग्जामिन हाउ करप्शन इन पब्लिक सर्विसेज अंडरमाइंस डेमोक्रेसी। आपने इस चीज को डाइसेक्ट करना है कि कैसे करप्शन जो है, करप्शन का जो एलिमेंट है वो पब्लिक सर्विसेज में डेमोक्रेसी को कैसे अंडरमाइन करता है। अब यहाँ पर आपके पास दो चीजें आ गई हैं, करप्शन और डेमोक्रेसी। यू हैव टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन देम। अगर आप ये कह रहे हैं कि करप्शन की वजह से डेमोक्रेसी अंडरमाइन होती है तो फिर डेफिनेटली करप्शन और डेमोक्रेसी में कोई ना कोई लिंक तो होगा। सो इसके अंदर आप फिर ये बताएंगे कि किस तरह से पब्लिक सर्विसेज जो आपकी पब्लिक सेक्टर है उसका काम होता है अवाम को सर्विस डिलीवरी करना, राइट? दिस इज व्हाट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अबाउट। सो इसके अंदर आपका जो पब्लिक सर्विसेज का सेक्टर है इसमें आपके जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उनका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं?
We have all read about the democratic principles. For example, transparency, accountability, rule of law, ये सारी चीजें क्या हैं? ये democratic values हैं. So when your public sector is tainted with corruption, तो आपकी democracy कैसे undermine होती है? Democratic principles कैसे undermine होते हैं? Democratic values कैसे undermine होती हैं? उसके अंदर फिर आप बताएंगे कि जी करप्शन की वजह से आपकी अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म के ऊपर इफेक्ट आता है, करप्शन की वजह से किस तरह से आपकी ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट होती है, करप्शन की वजह से किस तरह से आपका रूल ऑफ लॉ इफेक्ट होता है. अभी भी स्टिल हम जेनेरिक जा रहे हैं. अब इसको आपने, अब आ गया आपका वो क्वेश्चन कि आपने इसको स्पेसिफिक किस तरह से बनाना है. अप्लाई द स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. जैसे कि अगर हम करप्शन की बात कर रहे हैं तो हम करप्ट प्रैक्टिसेस में स्पॉइल सिस्टम का जिक्र करेंगे. ठीक है जी. स्पॉइल सिस्टम जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट है, जिसमें वुड्रो विल्सन ने दिया था आइडिया ऑफ स्पॉइल सिस्टम कि क्या है जी, क्यों करप्शन हो रही है अमेरिकन पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों करप्शन हो रही है. उसमें उन्होंने स्पॉइल सिस्टम को हाईलाइट किया था. सो आपने इस तरह की टर्मिनोलॉजीज, इस तरह के jargons जो कि आपके सब्जेक्ट के साथ अलाइंड हैं, जो आपके सब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड हैं, वो आपने यूज करने हैं. ठीक है जी. अगर आप अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी का जिक्र करेंगे. सही है. उसके अंदर आप डाइसी का जिक्र करेंगे, उसकी आप जो है वो डेफिनेशन बताएंगे. So this is how you're going to make your your generic question a specific question of public administration, and this is very important for scoring good marks. ठीक है जी. यूजुअली क्या होता है, स्टूडेंट्स जो हैं दे आर वेरी सरप्राइज्ड व्हेन दे गेट देयर डीएमसीज कि भाई हमने तो इतनी शीटें भरी थी, हमने तो इतना लंबा लंबा आंसर लिखा था, बट स्टिल हमारा स्कोर उस तरह से नहीं आया. तो दिस इज द रीजन स्कोर उस तरह से क्यों नहीं आता, क्योंकि आप उसको जनरली जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हैं. आपने ये प्रैक्टिस नहीं करनी. आपने अपने क्वेश्चन को स्पेसिफिकली जो है वो प्रैक्टिस करना है. चाहे वो आईआर का क्वेश्चन है, चाहे वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, चाहे वो पाकिस्तान अफेयर्स का क्वेश्चन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, पॉलिटिकल साइंस का है. आपने उसके अंदर सब्जेक्ट का जो एसेंस है उसको आपने बरकरार रखना है. ठीक है जी. फिर अगली चीज उसने कही है, डिस्कस इट्स पॉसिबल रिड्रेसल मैकेनिज्म. अब उसके अंदर वो आपसे सिंपली ये रिक्वायर कर रहा है कि जी आप इसके अंदर कोई रिकमेंडेशंस दें. ठीक है. डिस्कस जो है ना, डिस्कशन क्या होती है, अभी जो हम कर रहे हैं हम डिस्कशन कर रहे हैं, राइट. हम क्लासरूम्स में डिस्कशन करते हैं. व्हाट इज डिस्कशन? इट इज गिविंग योर arguments with a logic, with a reason, with an example maybe, right? So you have to discuss the possible redressal mechanisms. उसके बाद अगला सवाल जी, define normative and empirical approaches of public administration and their implications to Pakistan's administrative system. अब जो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है यहां तक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तक, ये तो उसने आपसे सिंपल सिंपल सा सवाल पूछ लिया जो कि बिल्कुल आपके सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर बात कर रहा है. अब यहाँ जो वर्ड डिफाइन है, बचपन में स्कूल में जब हमें कोई ऐसा क्वेश्चन आता था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता था ना, डिफाइन करें जी इस चीज को, तो हम उसकी एक डेफिनेशन लिख देते थे. This is not how you're going to attempt your 20 marks detailed question. यहाँ पर define का मतलब जो है वो थोड़ा सा holistic है. By define, the examiner requires exact details. जैसे कि normative approach की अगर बात की गई है तो आप ये बताएंगे कि जी जो normative approach है उसका क्या, उसकी कोई डेफिनेशन आप बताएंगे. ठीक है जी. 2-3 डेफिनेशंस जो हैं, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है उसमें आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपसे कुछ पूछा जाता है, तो आप 2 से 3 डेफिनेशंस जो हैं वो जरूर
लिखिए, ठीक है जी। 2 तो जरूर लिखिए, अगर 3 हो जाती हैं तो दैट्स वेल एंड गुड। 2 to 3 डेफिनेशंस आपने लिखी, आपने बताई, आपने एक्सप्लेन किया कि अच्छा जी ये होती है नॉर्मेटिव अप्रोच, ठीक है। उसके बाद आपने इसको डिफाइन जो है आपने बताना है कि ओके किसने दी ये डेफिनेशन, किसने दिया ये आइडिया, ठीक है। इस आइडिया की क्या सिग्निफिकेंस है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ये आइडिया किस कॉन्टेक्स्ट में आया, आपकी जो डेफिनेशन का जो ये वर्ड है ये इन सारी चीजों को कवर करता है, ठीक है जी। इट्स नॉट जस्ट गिविंग अ डेफिनेशन अबाउट समथिंग, इट्स अबाउट द एग्जैक्ट हॉलिस्टिकली आप कैसे उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। सो यहाँ तक तो उसने आपसे पूछा जी डिफाइन नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल अप्रोचेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर implications टू पाकिस्तान्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। आपकी ये जो नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल अप्रोच है, अगर आपको इसका आइडिया है, अगर आपको पता है कि जी ये क्या होती है, फिर आप उसकी इम्प्लीकेशंस बताएंगे कि जो आपका पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है स्पेसिफिकली उसमें क्या इम्प्लीकेशंस हैं नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल अप्रोच की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके अंदर आपको अपने सिस्टम से कुछ एग्जांपल्स देनी होंगी, ठीक है जी। आपको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से स्पेसिफिक कंटेंट प्रोवाइड करना होगा एग्जामिनर को टू टू लेट हिम नो कि जी यस यू नो अबाउट दिस सब्जेक्ट। आर यू ऑल विद मी? अगला जो आपका क्वेश्चन है जी, इसके अंदर इसने कंपेयर एंड कंट्रास्ट का टर्म यूज किया है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट जो है ना, इसके अंदर थोड़ा सा आपको जो है अभी यहाँ इस क्वेश्चन में तो चलें दोनों आपसे उसने एक साथ पूछ लिया है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट। अगर आपको अकेला कंपेयर आ जाता है तो यू हैव टू गिव बोथ द सिमिलैरिटीज एज वेल एज द डिफरेंसेस बिटवीन द टू। बट इन केस आपको कंट्रास्ट आ जाता है, यू आर सपोज टू एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंसेस, ठीक है जी। ये बात आपको पहले अंडरस्टैंड करनी होगी। यहाँ पे दे हैव आस्क्ड यू टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट। नाउ दैट यू हैव कंपेयर्ड एंड कंट्रास्ट, आपने किस चीज के दरमियान में कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है? द ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, यानी कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जिसमें हमारे पास मैक्स वेबर आ जाते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर जब आप ब्यूरोक्रेटिक मॉडल की बात करेंगे तो यू विल ऑल्सो हैव टू डिस्कस अबाउट मैक्स वेबर, ठीक है जी। आप मैक्स वेबर का जिक्र भी करेंगे बिकॉज ही वॉज द वन who basically gave you the bureaucratic, the traditional ideal type bureaucracy, ठीक है जी। ये जो मॉडल है वो उसके साथ एसोसिएटेड है, मैक्स वेबर के साथ। इसको आपने कंपेयर करना है विद न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी अगेन जब आप न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें भी आप बताएंगे कि ओके ये आइडिया किसने दिया, कब आया, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल कब आया, ये मॉडल कब आया, ठीक है जी। इसके अंदर भी आप जो है जो प्रोमिनेंट नाम है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में, फॉर एग्जांपल रॉबर्ट डेनहार्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपने उन फिलोसोफर्स को भी मेंशन करना है, ठीक है। Then you will tell about the differences and the similarities between the bureaucratic model, जो आपका ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है, आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी, उसको आप न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के साथ उसके जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं वो आप बता देंगे। अगला पार्ट जो है क्वेश्चन का, अगेन डू यू थिंक, यानी कि ये दोबारा उसने आपसे एक ओपिनियनेटेड क्वेश्चन पूछा है जिसमें उसने आपसे आपका ओपिनियन मांगा है। डू यू थिंक न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इज रिलेवेंट टू डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान? क्या आपको लगता है कि ये जो आपका न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का मॉडल है ये आपकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे कि पाकिस्तान है इसमें रेलेवेंट है? तो उसमें अगेन जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में चीजें डिस्कस की थी आप वो बताएंगे कि जी डेवलपिंग कंट्रीज में स्पेसिफिकली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारा जो एक सोशल फैब्रिक है वो किस तरह का है, हमारा जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट वो कैसा है, हमारा इंस्टीट्यूशनल
डायमेंशन को अगर हम एक्सप्लोर करें तो हमारे इंस्टीट्यूशंस कितने वीक हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी कितनी है, हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, राइट? कोई बजटरी कंस्ट्रेंट्स। फिर आप सिविल सोसाइटी की बात करेंगे, क्योंकि जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है उसमें सिविल सोसाइटी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो यू विल आल्सो टॉक अबाउट द सिविल सोसाइटी, व्हाट इज देयर रोल। क्या हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, क्या वहां पर एक स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी होती है? सो यू आर गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स कि अच्छा जी आपको क्या लगता है कि क्या ये मॉडल रेलेवेंट है, और अगर नहीं आपको लगता ऐसा तो क्यों नहीं लगता, उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है जी। Then you have to support your arguments with key indicators. Support, किसी चीज को support करना। आपने अपना पूरा आंसर दे दिया है, अब उसके अंदर आपने उसको support करना है, यानी कि उसको आपने validate करना है। उसको आप वैलिडेट कैसे कर सकते हैं? उसको आप वैलिडेट कर सकते हैं, यहाँ पे उसने आपसे मांगे हैं, उसने आपसे की इंडिकेटर्स मांगे हैं। की इंडिकेटर्स क्या होते हैं? आपके गवर्नेंस इंडिकेटर्स हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है जी। आपके गवर्नेंस इंडिकेटर्स में फर्दर आप देखते हैं कि जी आपकी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में आपका क्या रैंकिंग है, आपके डिफरेंट जो इस तरह के वो हैं इंडिकेटर्स हैं, वो आपको क्या बताते हैं। क्या आपको इंडिकेटर्स देख के अपने क्या आइडिया मिलता है, क्या इंप्रेशन मिलता है, कि क्या आपको लगता है कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू दीज इंडिकेटर्स पाकिस्तान में उसकी जो है एप्लीकेशन, या डेवलपिंग कंट्रीज में उसकी जो एप्लीकेशन है वो रेलेवेंट हो सकती है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू attempt your questions. You have to understand कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। Sometimes students, they give very good, well explained, lengthy answers, but they have not actually addressed the question which was actually asked. तो उसके लिए आपको पहले तो question understand करना है, आपको अपनी brainstorming करनी है, आपको ये understand करना है कि उसने exactly आपसे पूछा क्या है। Only then you will be able to answer your question in a good manner. आप अच्छे तरीके से अपने आंसर को तभी जो है वो मैनेज कर पाएंगे, राइट? सो this is a general way of attempting your questions in your paper. Now let me see what questions you people have from me, and then I can address them. Okay. Yes, if you think कि जी आपको जो है वो कहीं पे किसी डायग्राम में या किसी फिगर में you think that you can use a highlighter to make it more eye catching, then yes, definitely you can use it. वैसे ज्यादा अगर आप उसके अंदर जो है ना बहुत ज्यादा भी अपना पेपर जो है उसको बहुत ज्यादा भी कलरफुल करने की जरूरत नहीं है। ब्लू एंड ब्लैक का जो अच्छा एक कॉम्बिनेशन होता है वो आई थिंक अच्छा रहता है आपकी पेपर प्रेजेंटेशन में। सो आई वुड सजेस्ट के स्टिक टू ब्लू एंड ब्लैक। कैन वी राइट इन सेपरेट कॉलम्स टू लुक सुटेबल? इन कॉलम्स नो, आई डोंट थिंक सो। आप इसको जो है सिंपल वे में आप उसको बिल्कुल कर सकते हैं। आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग दें और लास्ट में आप अपने कंक्लूजन की हेडिंग दें। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, डोंट डू दिस। ये जो बाउंड्रीज बनाना और ये सब कुछ जो है ना, दिस इज नॉट नेसेसरी। ठीक है जी। यस, ये देखें ना, हमारे पास ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये आई थिंक 2023 का ही था। इट्स अ 4 लाइन क्वेश्चन, एंड इसके अंदर जो है आपको स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करना आना चाहिए। यू शुड बी एबल टू ब्रेक डाउन योर स्टेटमेंट। आप किस तरह से अपनी स्टेटमेंट को डिफरेंट जो है ना उसको पहले आप अंडरस्टैंड करेंगे कि अच्छा इसके अंदर सेटल्ड फैक्ट क्या है, क्योंकि जो इतना लंबा सवाल होता है ना उसके अंदर यूजुअली आपको एग्जामिनर ने कुछ सेटल्ड फैक्ट्स भी दिए होते हैं, जिसके ऊपर उसने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा होता, वो उसने आपको बताया होता है कि यस दिस इज हाउ इट इज। जैसे कि यहाँ पर उसने आपको बताया कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हैज बीन हेल्ड एज अ डोमिनेंट पैराडाइम फॉर पब्लिक सर्विस इन द लास्ट 2 decades. दिस इज अ सेटल्ड फैक्ट, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग अबाउट इट, ऑल यू हैव टू डू इज अंडरस्टैंड इट। ठीक है जी। फिर जो अगला आपका जो पार्ट है इसके अंदर, उसमें उसने आपसे आपका ओपिनियन मांगा है। सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू ब्रेक डाउन योर स्टेटमेंट। आप ये देखें कि उसने
आपको जो सेटल्ड फैक्ट दिया है वो क्या है, जो आपसे क्वेश्चन किया है वो क्या है। ठीक है जी, आपको इस चीज के दरमियान में डिफरेंशिएट करना आना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में देखें जिसमें उसने आपसे स्पेसिफिकली किसी प्रोसीजर के बारे में पूछा है एंड यू डोंट नो अबाउट इट, ठीक है जी, तो आपको जो है ना वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए until and unless you are not, आप अपना 100% नहीं दे सकते ना जिस आंसर में, उसको आप अटेम्प्ट मत करें। बिकॉज अगर आप अपने पास से स्टोरीज बना के लिख देते हैं, एग्जामिनर फौरन उस चीज को जो है वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि कहाँ आपके पास एक्चुअली नॉलेज था और कहाँ आपने अपने पास से कहानी बना के लिखी है। दिस इज वेरी एविडेंट इन योर पेपर, इन योर आंसर। सो इफ यू डोंट नो समथिंग होल, आपको वो पूरे होलिस्टिकली वो चीज नहीं पता है, avoid answering such a question. ये जो आपका कोट्स और ये जो बुक रेफरेंसेस या अगर कोई अच्छे आपको सोर्सेस चाहिए होते हैं ना, वो किस लिए चाहिए होते हैं? देखें, अगर आप लोगों में से किसी ने रिसर्च की है, राइट, तो यू मस्ट ऑल बी फेमिलियर विद द पार्ट ऑफ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू हम क्यों करते हैं? व्हाई डू वी डू लिटरेचर रिव्यू? बिकॉज वी वांट टू नो कि जी जो हमारे जो एक रिसर्चर वो होता है ना, उसका जो ट्रू एसेंस होता है रिसर्च का, वो यही होता है कि आप अपनी रिसर्च को वैलिडेट करें, उसको आप जो है ना उसकी अंदर एक ऑथेंटिसिटी लाएं, जिसमें आप ये चीज बताते हैं कि अच्छा जी मैंने ये काम किया है, इससे पहले इस चीज पर ये काम हो चुका है। सो लिटरेचर रिव्यू आपकी रिसर्च का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है? कि उससे आपकी रिसर्च वैलिडेट होती है। सिमिलरली जब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें आपके जो रेफरेंसेस हैं, आपकी कोई रिपोर्ट्स हो सकती हैं, आपकी कोई बुक सोर्सेज हो सकते हैं, आपके कोई डेफिनेशंस हो सकती हैं, कोई भी आपका कोई आपके स्टैटिस्टिक्स हो सकते हैं, एनीथिंग दैट इज देयर टू वैलिडेट योर आंसर एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अंदर जो है आप अपने आर्ग्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल आपने एक आर्ग्यूमेंट दिया है, अगर आप उसको वैलिडेट नहीं कर रहे, अगर आप उसके अंदर एटलीस्ट एक से दो रेफरेंसेस नहीं दे रहे, तो आपका आंसर जो है ना, इट्स जस्ट गोइंग टू बी योर ओपिनियन एंड दैट्स इट। So you have to validate your opinion. If you're giving your stance on something, you have to validate it. थ्योरी एप्लीकेशन देखिए हर क्वेश्चन में नहीं करनी होती, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। उसने आपसे क्या सवाल पूछा है। अगर कहीं पर आप कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, आप कोई किसी फिलोसोफर का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें, देयर आर सो मेनी फिलोसोफर्स दैट यू स्टडी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स आ जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। हमारे पास वुड्रो विल्सन है, हमारे पास एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं, हमारे पास जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, हमारे पास कार्ल मार्क्स भी हमें पढ़ाती हूँ, उसके अंदर जो थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी है उसमें मैं कार्ल मार्क्स को भी पढ़ाती हूँ, मैक्स वेबर है। ठीक है जी, सो देर आर सो मेनी कंट्रीब्यूटर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने अपने अपने आइडियाज दिए, जिन्होंने अपना अपना एक कंट्रीब्यूट किया इस फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। आफ्टर देयर कंट्रीब्यूशन हमें आज जो एवोल्यूशन इवॉल्व हुई, जिस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हमें आज मिलती है, उसके अंदर हमारे के डिफरेंट जो है ना, हेनरी फ्योल हैं, हेनरी गैंट हैं, फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ हैं। दीज आर ऑल द पीपल, all the contributors who have given their concepts, who have given us new concepts and new ideas relating to this field. So you have to um, make sure कि आप उनको जो है ना, जहाँ पे भी आपकी जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर क्वेश्चन, आप उसको वहां पर जरूर अप्लाई करें। Farhan, I'm sorry, but about your question, I'm not sure what you are exactly referring to when you're talking about making a tree.
व्हाट यू एग्जैक्टली मीन कि अगर आप उसके अंदर जो है वो उस तरह से उसको ट्री बनाकर विद अदर देन हेडिंग्स, तो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय दैट। इफ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन मी, तो मैं आपको कुछ इसके बारे में बता सकती हूँ। आप ये तो नहीं कह रहे कि अगर आपके पास टाइम कम है और आप अपनी हेडिंग्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल आपने एक क्वेश्चन लिखा है जिसके अंदर आपकी 5 से 6 हेडिंग्स हैं और आप उन हेडिंग्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहे एंड यू आर जस्ट मेकिंग अ पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन अबाउट योर आइडियाज, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू मार्क्स। उसके अंदर आपको ऑब्वियसली अपनी जो है ना एक्सप्लेनेशन तो डेफिनेटली आपको करनी होगी। आप देखिए, ये तो एक तरह से आप आउटलाइन बना के आ जाएंगे। सो आपने अपने क्वेश्चन में आउटलाइन नहीं बनानी होती, आपने अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना होता है। सो इफ यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग, यू आर नॉट गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। इनफैक्ट उसके अंदर आपको जो है वो this type of answer is not acceptable. यस, डेफिनेशंस जब आप लिखते हैं ना जी, तो डेफिनेशंस आपको थोड़ी सी इस चीज का ख्याल रखना होता है कि यू आर राइटिंग देम एज इट इज, बिकॉज उसकी एक्सप्लेनेशन तो डेफिनेटली आप अपने वर्ड्स में करते हैं, बट द डेफिनेशंस शुड बी एज यू नो एज इट इज। नहीं, इन आउटलाइन जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है जी, अगर आप पेपर में अपने क्वेश्चंस को आउटलाइन के तरह तौर पे जो है वो अपना एक मेंटल मैपिंग के लिए आप अगर आउटलाइन बना लेते हैं, तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज उससे आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल जाती है कि आपने अपने क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। बट आपके जो ये पेपर्स होते हैं उसके अंदर आपकी आउटलाइन जो है ना, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। Gee, Ijaz, there are many good books for public administration, and you can always check them on my social media as well. I have made a story highlight in which you will find multiple books which I recommend to my students for the preparation of public administration. Basically, I don't recommend my students to just stick to one book for the entire preparation of their course, because obviously there are different books in which different topics are explained in a comprehensive and a good way. So I recommend multiple books and I tell my students, okay, you have to prepare this topic from this book and this topic from this book. So you must consult good books in order to get good score, because अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं होगी तो आपकी राइटिंग भी अच्छी नहीं होगी। एंड यू कांट जस्ट रिलाई ऑन अ सिंगल बुक, वो भी अगर आपको कोई ऐसी CSS कोर्स वर्क की कोई किताब मिल जाती है, तो अगर आपको ये लगे कि जी हम सिर्फ इस किताब पर रिलाई करके वी कैन गेट अ गुड स्कोर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या इन एनी सब्जेक्ट, दैट इज नॉट पॉसिबल। राइट जी, सो हैव आई एड्रेस्ड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस? कोई चीज जो पूछना चाहते हो, कोई चीज जो स्टिल आपकी अनएड्रेस्ड रह गई हो, तो जस्ट लेट मी नो एंड आई विल एड्रेस योर क्वेश्चंस। I hope this session was useful for all of you, and I hope कि आप इससे जो है कुछ ज़रूर फ़ायदा हासिल करें। And when you are attempting your papers, you just keep these points in your mind, and इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा होगा। Right जी? Um, Thank you so much for your time. Thank you so much for listening to this lecture. एंड इफ देर आर, यस यस, बिल्कुल जी, बिल्कुल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इनफैक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो देयर वाज दिस वन क्वेश्चन जो कि 2021 में भी आया था और फिर 2022 में भी आया था, तो या शायद 2022 और 2023 में कंसेक्युटिवली आया था। सो यस, क्वेश्चंस बिल्कुल रिपीट होते हैं। देयर आर मेनी क्वेश्चंस जो कि अगर एग्जैक्टली नहीं भी रिपीट होते, तो स्टेटमेंट थोड़ी सी आगे पीछे होकर रिपीट होते हैं, बट यस, क्वेश्चंस बिल्कुल रिपीट होते हैं। ठीक है जी, फिर आई होप दिस वाज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू, एंड दैट्स इट।
कीपिंग इन व्यू द फैक्ट के बिल्कुल आपकी ये जो क्वेश्चन अटेम्प्टिंग जो है ना पार्ट आपकी प्रिपरेशन का, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट सारी चीजें आती भी हैं बट इफ यू कांट अप्लाई इट इफेक्टिवली इन योर पेपर, तो फिर आपको उसका कोई फायदा नहीं होता। इसके लिए मैंने अब अपने सेशन में भी, जो हमारे रेगुलर सेशंस होते हैं, उसमें भी मैंने अब पिछले कोई 3-4 सेशन से मैंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की है कि मैं क्वेश्चंस को, हम 1-2 क्लासेस अपनी जरूर इस तरह की रखते हैं अपने सेशन में जिसके अंदर मैं पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करती हूँ, ताकि अगर हमने जो चीजें, जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, स्टूडेंट्स को ये समझ आ जाए कि इनको अटेम्प्ट किस तरह से करना है। ठीक है जी। सो दिस इज इट फॉर द सेशन in which I was supposed to tell you about the paper attempting techniques, and I wish you all best of luck for your exams and I hope कि आप सब बहुत अच्छे नंबर्स से, बहुत अच्छे जो है वो ग्रेड से अपने CSS के रिटन, CSS PMS जो भी आप competitive एग्जाम्स देते हैं, आई होप कि आप उसको क्लियर कर पाएं।